उसमें बहुत सारे खतरे सामने आ रहे हैं, उनसे हमें बचना होगा। तो एक बहुत बड़ी चेतावनी के साथ में यूएनओ को भी एक थ्रेटन किया जा रहा है, उनको साफ से ये कहा जा रहा है साफ होकर के कि यूएनओ शुड चेंज, अदरवाइज ए न्यू यूएनओ विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात की तैयारी है, पूरा विश्व एक हो चुका है। अब कोई कंट्री, किसी भी बड़े कंट्री को कहीं दादागिरी करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। छोटा से छोटा कंट्री भी अब पूरे विश्व को गाइड करने के लिए, भारतवर्ष तो सामने आ ही चुका है, किंतु विश्व के छोटे छोटे गणराज्य हैं वो आज जागरूक हैं और सब कुछ बदलने के लिए तैयार है। तो आइए हम लोग इस भाव भूमि पर, इस सांस्कृतिक भूमि पर, इस सामाजिक राजनीतिक भूमि पर आगे विचार करें और अनुशीलन के साथ में अपने नए युग की तलाश करें, एक संभावनाओं भाई की। साहब, आप जो अभी यूएनओ की बात करें कि एक नया विकल्प आना चाहिए, और कुल मिलाकर के जो पिछले 1945 के बाद में जब इसकी स्थापना हुई, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में आज जी, तक ये अधिकतर साबित हो चुका है कि जो जिन संघर्षों को, जिन उथल पुथलों को और जिन तनावों को एक दिशा देने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी, उसमें वो कम से कम उसमें वो पूरी तरह से अधिकतर रूप से जो है वो विफल रहा है। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, जब ये यूएनओ एक बिल्कुल ही शिशु अवस्था में था, जब इसने जी, कोई फॉर्म नहीं ली थी, जब इसने कोई विशेष परिस्थिति का निर्माण नहीं किया था, जबकि पूरे के पूरे उस समय जो है वो कश्मीर में से पाकिस्तानियों को निकालने के लिए भारत कश्मीर का यूएनओ में ले गया, और वहां से ये आज तक अटका हुआ है, लाखों लोग मर गए। तो इसको तो आपने बहुत दिनों से देखा होगा, समझा होगा, और फिर आज की यूएनओ की स्थिति को, इसको कैसे जोड़ें भाई साहब? बहुत ही अपरिपक्व निर्णय था तथाकथित हमारे जमाने के जो राजनीतिक पार्टियों के जो नेता थे उनका। और ये यूएनओ में कश्मीर को ले जाना एक बिगिनिंग, इट वाज ए chaotic approach and it was a most कहना चाहिए dreadful activity done by responsible prime minister of India। आज भी हम उसे भुगत रहे हैं। 370 मिटाने को हटाने में अभी हमें इतने साल गुजर गए और आज भी वो विरोधाभासों से हम गुजर रहे हैं। ये सारी राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको अभी भी लोग फॉलो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं तो इतना ही कहूँगा। जी सर, तो आज भी यूएनओ जो एक इतनी बड़ी संस्था जो दुनिया भर के झंझटों को, उत्पातों को और संघर्षों को उनको शांत करने के लिए बनी थी, आज ये सिद्ध हो चुका है कि उसको मॉडल दे दीजिए जो जहाँ शांति है, जहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का तो नाम ही नहीं है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान अकेला एक ऐसा देश है जहाँ विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पिछले 100 साल से चल रही है। लगभग 100 साल मान लीजिए, 70, 80, 90, 100 मान लीजिए, या 100 को आप आंकड़ा ले लीजिए, जीवित है। इसका कारण ये है कि हमारा कंट्री शुरू से ही डेमोक्रेटिक रहा है। भारत शुरू से, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ रिपब्लिक, भारत वाज ए रिपब्लिक। इट वाज नॉट ए डेमोक्रेटिक, इट वाज रादर ए रिपब्लिक स्टेट। डेमोक्रेसी तो अभी नया शब्द आया है, लोकतंत्र नहीं, ये रिपब्लिकन स्टेट रहा है। अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय, उसके पहले भी जो भारतीय व्यवस्थाएं थी वो रिपब्लिकन रही है। जनता का राज रहा है, कभी भी राजा का राज स्थापित नहीं है। राजा ने हमेशा ब्राह्मणों से या यहाँ के शास्त्र से या यहाँ के हेरिटेज से सीखा है और उसी को फॉलो किया है। चाहे रामचंद्र ने हो, चाहे कृष्ण हो, और चाहे कोई दूसरे लोग हो, उन्होंने इसी देश की विरासत इसको फॉलो किया। राजा तो केवल, राजा की तो खड़ाऊ रखी गई है एक प्रतीक के रूप में, राजा ने कभी राज ही नहीं किया। राज्य या शासन हमेशा जनता के द्वारा हुआ, राजा उसका माध्यम बना, और राजा के पास कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार जनता के पास ही है। तो उस सारे विरासत के साथ में हम लोग आज जिंदा है। भारत का जो प्रजातंत्र है, जिसमें मेवाड़ हमारा सबसे बड़ा एक उदाहरण है, विश्व के प्रजातंत्र में, विश्व के रिपब्लिकन स्टेट्स में मेवाड़ का जो साम्राज्य है वो सबसे पुराना साम्राज्य है, जिसका आज भी कहीं कोई मॉडल दूसरा नहीं है। और मुरैना जैसी जगह पर, जहाँ पर कि सबसे पहले गोल ढांचे की आर्किटेक्चरल बिल्डिंग बनाई गई, जिसके मॉडल पर हमारा पार्लियामेंट हाउस बनाया गया, उसी मॉडल पर आज भी हम देख रहे हैं वो मॉडल खड़ा हुआ। जी, तो ये जो एक जो आपने बताया कि वो जो एक जो बिल्डिंग है जी, सेंट्रल इंडिया में, जो कि
जिससे अंग्रेजों ने में जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने वहां से प्रेरणा लेकर के इस तरह का भवन जो है वो मतलब भारत की संसद उस समय अंग्रेजों के टाइम पे उसका 64 देवियों की वहाँ पूजा होती है, यानी जो खंबे बने हुए हैं वो 64 देवियों की स्थापना है वहां पर, यानी वही भारतीय तंत्र, वही संगोल जिसको अभी प्रतीकात्मक रूप से मोदी जी ने स्थापित किया, वही तो सारा भाई देखो। साहब एक सेकंड, अब भाई साहब आपने संगोल की चर्चा कर दी है तो इसको थोड़ा हाँ, सा विस्तार दें, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा विस्तार दें, तो क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। और ये जो नई संसद का जो उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें संगोल का महत्व, लेकिन यहाँ भी फिर भी देखिए कि नई संसद की भी जरूरत नहीं है। मतलब ये किस तरह का अंतहीन और जिसको कहते हैं दिशाहीन विरोध है। तो संगोल की भी मैं 50 तरह की बातें हो गई, वामपंथी उतर आए उसके अंदर। तो इसको जरा संगोल वाली चीज को थोड़ा सा विस्तार दे भाई साहब, क्योंकि आपने चर्चा छेड़ दी है इसकी। अब हमारी एक पत्रिका है अकस्मात, जिसमें हमने विशेष रूप से जो अभी बदलाव जी आया है जी राजनीति, उसमें संगोल की जो भूमिका है, मैं तो मेरी भी थोड़ी आजकल स्मृति कमजोर हो गई है और वो सारी हम्म, चीजें एकदम से रिपीट करना मेरे लिए भी संभव नहीं है, कि तो संगोल एक प्रतीक है और डेमोक्रेटिक प्रतीक है और ये विरासत का प्रतीक है, ये कोई नया प्रतीक नहीं है, नया हम्म। झंडा नहीं है, नई चीज नहीं है। ये स्थापित जो कंट्रोवर्सी। हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जैसे आप देखते हैं कि जब रिले रेस होती है तो एक डंडा दूसरे को पकड़ा देता है, फिर दूसरा दूसरा तीसरे को पकड़ा देता है, उसके बाद जो अंतिम व्यक्ति है वो रिले रेस में भाग करके वो विजय हासिल करता है। तो वो झंडा अलग अलग तरह के लोग ले जाते हैं, अलग अलग जनरेशन के लोग ले जाते हैं, अल्टीमेटली एक झंडा दूसरा, जो वही झंडा, वही अग्नि का जो रूप है, वो आखिर में एक आदमी उस टॉर्च को ले जा करके स्थापित करता है। तो ये तो जो एक टॉर्च को लेकर के स्थापित करने की जो परंपरा है, अग्नि मीले पुरोहितम, ऋग्वेद में जो सबसे पहला हमने जो बात कही है, अग्नि मीड़े पुरोहितम की बात की है, तो उस अग्नि मीड़े पुरोहितम, उस पुरोहित को स्थापित करने की जो परंपरा है, उस डेमोक्रेटिक सत्य को, उस जागृत सत्य को स्थापित करने, उस अग्नि को, जो जिसका हम वर्ण कर चुके हैं, जिसको हम व्यवस्था मान चुके हैं, जिसको हम अपना राज्य दे चुके हैं, जिसको हम पावर दे चुके हैं, उसको हम अपना पुरोहित के रूप में स्थापित करते हैं। और उस पुरोहित का, उस पौराहित्य कर्म का ही प्रतीक है संगोल, और ये सदियों से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये वैदिक अनुष्ठान का एक, हम यदि नाटक भी करते हैं, यदि भारतीय नाट्य शास्त्र को भी आप देखेंगे तो उस नाट्य शास्त्र में भी एक डंडा आरोपित किया जाता है। आप आदिवासियों की ट्राइबल एरियाज में भी जाएंगे, वहां भी आप यदि गौरी के अनुष्ठान को, नाटकों को देखेंगे, वहां भी एक डंडा डंडा स्थापित किया जाता है। होली दिवाली में भी हम डंडे की स्थापना करते हैं। तो ये जो डंडे हैं, ये जो संगोल हैं, ये एक जागृत जो हमारे शैव हैं, जो शैव शिव हैं, उसको जागृत शिव को, शिवोहम का जो कल्पना है, एक विकल्प हमारा जो है अल्टीमेट जो है वो शक्ति और शिव है। तो शक्ति और शिव का ही ये प्रतीक है संगोल, जिसकी पुनर्स्थापना बार बार की जाती है। और इसमें गोल्डन छवि है, ये गोल्डन एक प्रतिमान है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है, कि सामान्य धातु से नहीं बना। अशोक का जो पिलर बना है उसमें स्टील है, वो अपने आप में उस जमाने में जब स्टील के बारे में लोग कल्पना ही नहीं कर सकते थे, उस समय अशोक के सिंबल उसमें पिलर में उस स्टील से वो पिलर बनाया गया, और उसके ऊपर का अशोक चिन्ह जो है वो भी प्रतीक उसी संगोल का प्रतीक है। तो तो ये इसके बड़ी बात है, उसको आज हम लोग आगे ले जा रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, इसके उसके साथ प्रति आस्थावान है, और वो भविष्य है भारत का। जी इसके साथ एक ये भी है कि शुरू शुरू में आरंभ में भी इसको राजदंड के रूप में स्थापित बिल्कुल किया गया था। और उस बिल्कुल। समय भी जो है वो दक्षिण से पुरोहित लोग आए थे, उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री को भेंट किया था। बिल्कुल सही लेकिन बात। क्योंकि बाद में म्यूजियम में किया गया, बाद में इस तरह के बाद में म्यूजियम। अनुष्ठानों में उनका कोई भी रुचि नहीं थी, तो हाँ हाँ, उसको बहुत बढ़िया, संग्रहालय में एक छड़ी के रूप में रख दिया गया। और फिर बिल्कुल सही। मोदी जी के पास में ये सूचना एक दक्षिण की एक बहुत जानी-मानी, उनका नाम भूल रहा हूँ, नृत्यांगना है, हाँ उन्होंने बिल्कुल। पत्र के मोदी जी को ये सूचना दी, तो फिर इसको फिर खोजा गया, ढूँढा गया और फिर उसको स्थापना हुई। तो आप ये आपने देखिए कि ये जो मुझे आप बताइए, आरंभ आपने आपने अंक देखा अकस्मात का, जिसमें संगोल पर हमने आप तो जी, उसमें जी। अंक में शामिल हैं, जी, उसमें जी, पूरा जी। हमने एक डिटेल्स दिए हैं। आप बताइए, कितना एक इम्पोर्टेंट इशू है, शायद लोगों ने पढ़ा ही नहीं उसे।
जी, जी, जी। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। आप थोड़ा और बताइए डिटेल्स में। हाँ, तो उसके बाद में फिर मोदी जी के ध्यान में आया, फिर उन्होंने दूसरे इस विषय के जानकारों से फिर चर्चा की, तो फिर उस सेंगोल को ढूँढा गया, जिसे प्रथम प्रधानमंत्री की छड़ी के रूप में प्रदर्शित हाँ, किया जाता रहा था। तो जी, आप ये देखिए कि इस पूरे देश पर एक परिवार जो है उसकी एक तरह से देखिए कि मिल्कियत स्थापित करने का प्रजातंत्र में ये रहा है। लेकिन अब लगता है कि हम उस आवरण से निकल आए हैं और उसमें जी, बदलाव हो रहा है, और धीरे-धीरे ये भी कह रहे हैं कि भई अब जितने जो विरोध है, वो उसका कोई आधार नहीं है, वो सत्ता की लिप्सा के लिए विरोध है। जी, मतलब वो कभी भी ये नहीं बता रहे हैं कि कौन से बेहतर कैसे हो सकता है। मतलब दूसरी भी अमेरिका की डेमोक्रेसी भी है, उसमें ट्रम्प साहब तो एक एक्सेप्शन है, आ गए हैं, इंग्लैंड है, हाँ, फ्रांस है। वहाँ पे जी, बायपार्टिज़न पॉलिटिक्स डिफेंस के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में और इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीज़ों में बायपार्टिज़नशिप है कि दोनों दल कहते हैं। एक तो बात ये है कि 2-3 से ज़्यादा दल ही नहीं है। इस देश जी। में तो दलों का दलदल हो गया है। 300 से अधिक दल बताए जा रहे हैं। तो फिर देखिए भी बहुत स्थिति में जी, आप आगे कैसे देख रहे हैं भाई साहब? बस सीधी-सी बात ये है कि चलिए वापस नालंदा चलें, जहाँ सब कुछ हाँ, मिल जाएगा और पुनर्स्थापना की है मोदी जी ने। इसको प्रैक्टिकली दोबारा देखने की कोशिश की है। इस चिंतन को, सह चिंतन को इस पूर्वा पर दोबारा ले जाने की कोशिश की गई है और नालंदा जी, हमारा भविष्य है, नालंदा हमारा भूत है, नालंदा हमारा वर्तमान। तो नालंदा की जो संस्कृति है, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति है, वो देशज नहीं है, वो सांप्रदायिक नहीं है, वो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एक खास विशेष वर्ग या वर्ण की संस्कृति नहीं है। नालंदा जी, यूनिवर्सिटी वैश्विक स्तर की यूनिवर्सिटी है। जिस विश्वविद्यालय की कल्पना हम रोमन स्ट्रक्चर से, रोमन वैल्यू से डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं, उसका पूर्वाभास और उसके पुरानी परंपरा और उसकी वैदिक रूट्स जो है वो नालंदा में आपको मिलेंगी। नालंदा की पुनर्स्थापना की जा रही है, नालंदा का रिवाइवल हो रहा है और मुझे लगता है कि नालंदा इस देश का भविष्य। तो भाई साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही समग्र रूप से विभिन्न आयामों को आपने छूते हुए उसके अंदर आपका जो एक लंबा, एक दीर्घकालीन अनुभव है विभिन्न विषयों का, संस्कृति भी, राजनीति भी, स्थापत्य भी, और दूसरे एक पत्रकार और एक 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 कलाकार की जो दृष्टि है, उससे आपने इस चीज़ को बहुत ही सुंदर रूप में आपने समझाया है, तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपके पास फिर लौटेंगे इन्हीं और संबंधित बातों के लिए, बात करने के लिए। तो जी, भाई साहब आपको प्रणाम और बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे जाने-माने पत्रकार, चिंतक, पेंटर, कलाकार श्री अशोक आत्रेय जी से, जो आज की परिस्थितियाँ और भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद से लेकर के आज तक की जो उथल-पुथल का प्रयास है, देश में जिस तरह का राजनीति सत्ता लिप्सा के आसपास में सिमट के रह गई है, और बहुत सारी घटनाएँ जिनको हम आज से जोड़ सकते हैं, तो उसके बारे में भाई साहब से बड़ी एक विस्तृत और सारगर्भित चर्चा हुई। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।